गरीब बेघर लड़की बनी अंडरग्राउंड करोड़पति ससुराल की बहू। माँ, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ। शाम को मैं आते आते खाने के लिए कुछ लेकर आऊंगी। तब तक तुम अपना और राजू का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वर्षा काम की तलाश में निकल जाती है। वो एक होटल में जाती है और होटल के मालिक से काम मांगती है, तो वो उसे बर्तन धोने और साफ सफाई का काम दे देता है। अब वर्षा होटल में पहले तो झाड़ू लगाकर पोछा लगाती है, उसके बाद होटल के सारे बर्तन धोती है और मालिक से 50 रुपए लेकर वहां से निकल जाती है। फिर वो 50 रुपए का नोट देखते हुए अपने आप से कहती है, इस 50 रुपए से मेरा भला क्या होने वाला है। ऐसा करती हूँ, इन 50 रुपए से मैं पानी की बोतल खरीद कर बस में बेचती हूँ, मुझे कुछ और पैसे मिल जाएंगे। यही सोचकर वो बस स्टॉप पर पहुंचती है और पानी की बोतल खरीदती है और फिर उसे बस में चढ़कर बेचती है। शाम हो चुकी थी, वर्षा ठंड से कांप रही थी, लेकिन फिर भी वो आज आवाज देकर बोतल बेचती है। ठंडी ठंडी पानी की बोतल ले लो, ठंडा ठंडा साफ ताजा पानी पी लो, बोतल का ताजा पानी पी लो। ए लड़की, जरा एक बोतल मुझे तो देना। जी आंटी। वर्षा ऐसे ही बाकी की सारी बोतल बेच देती है और उसे 50 रुपए का फायदा हो जाता है। अब वर्षा के पास 100 रुपए थे। वर्षा अपने मन में सोचती है, जब से पिताजी हमें छोड़कर गए हैं, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है। ऐसा करती हूँ कि खाना ले लेती हूँ और उनकी दवाइयाँ भी ले लेती हूँ। अब वर्षा पहले मेडिकल स्टोर पर जाती है और अपनी माँ की दवाइयाँ खरीदती है। उसके बाद वो एक होटल में जाती है। फिर वो खाना और साथ में ब्रेड का पैकेट भी खरीदती है। उसके बाद वो सड़क किनारे आती है जहाँ वो रहती है और सब कुछ अपनी माँ को देते हुए कहती है, माँ, ये लो, ये खाना है और ये तुम्हारी दवाइयाँ। और राजू, देख, मैं तेरे लिए मीठी ब्रेड लाई हूँ। अरे वाह दीदी, मुझे दे दो, वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही थी। राजू ब्रेड लेकर खा लेता है और वर्षा अपनी माँ के और अपने भाई के साथ खाना खाती है। तब उसकी माँ कहती है, वर्षा, तू नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। ऐसे ही समय बीतने लगता है। वर्षा रोज सुबह काम की तलाश में निकलती। वो अलग अलग जगह जाकर काम करती है और शाम को खाना खरीद कर लेकर आती है और फिर सभी लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर राजेश अपनी कार से एक सुनसान सड़क की तरफ जा रहे थे। अचानक उन्होंने अपनी कार के चारों तरफ देखकर अपने आप से कहा, यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यही अच्छा समय है, जल्दी से कार को गैराज में पार्क कर देता हूँ। यह कहकर राजेश अपनी जेब से एक रिमोट निकालता है और उसका बटन दबाता है तो वहां एक अंडरग्राउंड गैराज खुल जाता है। वो उस दरवाजे से अपने कार को नीचे उतारता है। वहां नीचे एक बहुत बड़ा गैराज था जहां बहुत सारी गाड़ियां पहले से ही पार्क थीं। राजेश भी अपनी गाड़ी को वहां पार्क कर देता है। गाड़ी से बाहर निकलते ही उसे जोरों की ठंड लगने लगती है। राजेश अपने आप से कहता है, अरे चलो जल्दी से अपने घर में चलता हूँ। फिर वो एक झोपड़ी के अंदर जाता है। फिर उस झोपड़ी के अंदर वो एक सीक्रेट दरवाजे को खोलता है और फिर वहां से एक अंडरग्राउंड घर के लिए बनी हुई सीढ़ियों से नीचे उतरता है और इस तरह राजेश अपने आलीशान बंगले में पहुंच जाता है। राजेश को देखकर उसकी पत्नी ममता कहती है, अजी, आ गए आप? आज आपने काफी देर कर दी। और अजीत आपके साथ नहीं आया? हाँ ममता, आज काम में देर हो गई। क्यों आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं? हमारी करोड़ों की जायदाद है, हम शहर के अरबपतियों में शामिल हैं और इसी वजह से दुश्मनों की जान से मार डालने की धमकी की वजह से हम इतने सारे घर होने के बाद भी इस अंडरग्राउंड घर में रह रहे हैं। ममता, हम अंडरग्राउंड घर में रहते हैं, लेकिन आखिर तुम्हें यहाँ कभी किसी चीज की जरूरत हो तो इतने सारे नौकर हैं, आलीशान बंगला बना रखा है, मैंने इतने सारे नौकर चाकर लगा रखे, दुनिया की सहूलियत की हर चीज तो मैंने यहाँ रखी है। आप नहीं समझेंगे, मुझे तो अपना पुराना बंगला ही पसंद था। अब आप आराम कर लीजिए, मैं खाना लगवा देती हूँ। अब राजेश अपने बेडरूम में जाता है जो कि एक बहुत बड़ा और आलीशान बेडरूम था। वहीं ममता अपनी बड़ी बहू निधि के कमरे में आती है और कहती है, निधि बहू, मैंने तुम्हें कहा था ना कि नौकरों के हाथ से खाना खाते हुए बहुत दिन हो गए हैं। आज तुम खाना बना लेना। तो क्या तुमने कुछ बनाया खाने में? ओहो माँ जी, मैं आपको कितनी बार समझाऊं, मुझे काम करने की आदत नहीं है। मेरे पिताजी भी करोड़पति थे और उन्होंने मेरी करोड़पति घर में शादी इसलिए नहीं की कि मुझे नौकरों का काम खुद करना पड़े। मुझसे नहीं होता ये खाना बनाना। ठीक है बहू, लेकिन तुम हमारे साथ बैठकर खाना तो खा सकती हो ना। माँ जी, फिलहाल तो मैं अपने दोस्तों से वीडियो कॉल पर बातें कर रही हूँ, आप देख नहीं रही हो क्या? मैं अपना खाना अपने कमरे में ही मंगवा लूंगी, प्लीज आप जाओ। ममता बाहर जाती है और उसका बड़ा बेटा अजीत भी घर आ जाता है। ममता उसे देखकर कहती है, अजीत बेटा, आ गया तू? हाँ माँ, आज मैं बहुत थक गया हूँ। अजीत बेटा, जरा अपनी बीवी को कुछ समझा। ना कभी मेरे साथ बैठकर बातें करती है, ना कभी मेरा कोई काम करती है। मुझे तो सास होने का कोई सुख नहीं है। माँ, घर में इतने सारे तो नौकर लगा रखे हैं मैंने। कल भी निधि मुझसे शिकायत कर रही थी कि आप उसे बार बार काम बताती हो। माँ, जबरदस्ती निधि को परेशान मत किया करो और हाँ, नौकरों से कहकर हमारा खाना कमरे में ही पहुंचा दो, मैं वहीं खा लूंगा। ऐसा कहकर अजीत भी अपने कमरे में चला जाता है और ममता अपने छोटे बेटे सुमित के कमरे में जाती है जहाँ वो पबजी खेल रहा था। वो सुमित से कहती है, सुमित, अरे ओ सुमित, अपने पापा और भैया को देख कितनी मेहनत करते हैं और एक तू है, सारा दिन गेम में घुसा रहता है। ओहो माँ, कितनी बार कहा है कि मुझे इतने लेक्चर मत दिया करो। मुझे काम करने की क्या जरूरत है जब भैया और पापा ने करोड़ों कमा रखे हैं तो।
अरे बेटा, करोड़ों का माँ जरूर रखे हैं, लेकिन उसे संभालने के लिए भी तो काम करना पड़ता है ना। माँ, भैया और पापा के होते हुए मुझे कुछ संभालने की क्या जरूरत है? आप तो जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी रहती हो। अच्छा ठीक है, चल अभी तू खाना खा ले, मैं और तेरे पिताजी खाना खाने जा रहे हैं। नहीं माँ, मेरा गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। आप नौकरों से खाना मेरे ही कमरे में भिजवा दो, मैं यहीं खा लूंगा। अब ममता डाइनिंग हॉल में आती है जहां नौकर खाना लगा रहे थे। खाना लगाने के बाद राजेश भी वहां आ जाता है और दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। तब ममता कहती है, सुनिए जी, आपने सुमित की शादी के बारे में क्या सोचा है? अरे भगवान, क्या सोचा है? किसी अमीर घर की बेटी देखकर शादी की बात चला लेंगे और शादी करके ले आएंगे। अपनी लापरवाही भरी बातों से तो आपने उसे बिगाड़ दिया। सुनिए जी, मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे इस बार किसी अमीर घर की नहीं बल्कि एक गरीब घर की लड़की चाहिए। अरे ममता, गरीब घर की लड़की लाने की क्या जरूरत है? एक अमीर घर की लड़की लाकर मैं देख चुकी हूँ। वो मेरी एक भी नहीं सुनती और ना ही मेरी इज्जत करती है, और मेरा बेटा भी जोरू का गुलाम हो गया है। कल को आपको कुछ हो गया तो ये लोग तो मुझे धक्के देकर घर से निकाल देंगे। अरे भगवान, इतनी भी क्या चिंता करना। नहीं नहीं, मैं किसी अमीर घर की लड़की नहीं लाऊंगी। मुझे तो एक सीधी सादी गरीब संस्कारी लड़की चाहिए अपने बेटे के लिए, जो उसे सुधार सके, संवार सके। ठीक है ममता, फिर ऐसी लड़की तो ढूंढनी पड़ेगी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राजेश तैयार होकर अपने अंडरग्राउंड घर से बाहर जा ही रहा था कि तभी ममता उसे रोकते हुए कहती है, राजेश जी, आज मैं भी आपके साथ इस घर से बाहर चलूंगी। ठीक है ममता, अगर तुम बाहर चलना ही चाहती हो तो जैकेट पहन लो, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। अब ममता जैकेट पहन लेती है और राजेश के साथ अंडरग्राउंड घर से बाहर आती है। वो अपने पार्किंग से कार निकालता है और दोनों मिलकर बाजार घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते ममता को फूल बेचती हुई वर्षा दिखाई देती है। ममता फूल देखकर कहती है, देख रहे हो जी, वो लड़की कितने सुंदर सुंदर फूल बेच रही है। चलिए ना, हम अपने लिए भी फूल खरीदते हैं। ठीक है ममता, और उसे कुछ पैसे ज्यादा ही दे देना, क्योंकि देख रही हो ना उसके पास स्वेटर नहीं है। वो ठंड में किस तरह कमाकर फूल बेच रही है। हाँ जी, चलिए। अब राजेश गाड़ी पार करके ममता के साथ वर्षा के पास जाता है। तब ममता कहती है, बेटा जरा मुझे भी ये 10 रुपए के गुलाब के फूल और थोड़े से मोगरे के फूल देना। जी मैं अभी देती हूँ। अब वर्षा ममता को फूल देती है। ममता उसे पैसे देती है और राजेश और ममता कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। ममता मॉल जाकर अपनी कुछ शॉपिंग करती है। तब तक उसे भूख लग जाती है और वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। तभी ममता देखती है कि फूल वाली लड़की वहां उस रेस्टोरेंट में पोछा लगा रही थी। तभी ममता उसके पास जाती है और कहती है, अरे बेटा, तुम तो सुबह फूल बेच रही थी ना, और अभी आप पोछा लगा रही हो? हाँ आंटी जी, दरअसल हम बहुत गरीब हैं और मेरी माँ और मेरे छोटे भाई का खर्च मैं ही चलाती हूँ, इसीलिए मुझे अलग अलग काम करके रोज पैसे कमाना पड़ता है ताकि मैं सबको खाना खिला सकूं। ऐसे कहकर वर्षा फिर से पोछा लगाने में लग जाती है। ममता और राजेश भी खाना खाकर वहां से चले जाते हैं। अब रात को घूम कर फिर कर जब राजेश और ममता अपने घर की तरफ वापस जाते हैं तो वर्षा उन्हें बस स्टॉप पर अपनी माँ और भाई के साथ बैठी बातें करते हुए दिखाई देती है। ये देखकर ममता कहती है, ये तो वही फूल वाली लड़की है ना? हाँ भाग्यवान, लगता है यही फुटपाथ के किनारे रहती है। देखो सारा दिन मेहनत करने के बाद भी वो अपने परिवार वालों के साथ कितनी खुश दिखाई दे रही है। फिर वो अपने घर आ जाते हैं। रात को ममता अपने कमरे में लेटी हुई राजेश से कहती है, वो फूल वाली लड़की कितनी सुंदर थी ना, और साथ ही कितनी संस्कारी लग रही थी। मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए अपने बेटे के लिए। हाँ ममता, लड़की तो मुझे भी अच्छी लगी। हम कल ही जाकर उस फूल वाली से बात कर लेते हैं। अगले दिन वो लोग फुटपाथ पर वर्षा की माँ के पास जाते हैं। वर्षा वहां पर नहीं थी। ममता उनसे वर्षा के रिश्ते की बात करती है। ये सुनकर माधवी चौंक जाती है और कहती है, जी आप इतने बड़े लोग हैं, हम गरीबों के यहाँ रिश्ता करेंगे? मेरी बेटी के तो भाग ही खुल जाएंगे। बहन जी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आपकी बेटी और मेरे बेटे का रिश्ता पक्का समझिए। अब मैं बारात लेकर आऊंगी, एक जोड़ी कपड़े में बेटी विदा कर दीजिएगा बस आप। ममता और राजेश रिश्ता पक्का करके अपने घर वापस आ जाते हैं। फिर ममता अपने छोटे बेटे को सारी बातें बताती है। ये सुनकर वो कहता है, माँ आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मैं किसी राह चलती लड़की से शादी नहीं करूंगा। सुमित तुम्हारी माँ का ही नहीं, ये मेरा भी आखिरी फैसला है कि तुम्हें शादी उसी से करनी पड़ेगी। अब सुमित प्रेशर में आकर शादी के लिए हाँ कह देता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और सभी लोग अपनी कारों को सजाकर बारात लेकर वर्षा को लेने निकल जाते हैं। और इस तरह सुमित और वर्षा की एक मंदिर में शादी हो जाती है और वर्षा विदा होकर अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक छोटे से घर के सामने पहुंचते हैं। तब ममता कहती है, बेटी यही तुम्हारा ससुराल है, चलो अंदर चलते हैं। छोटे से घर को देखकर वर्षा अपने मन में कहती है, छोटा सा घर, लेकिन माँ तो कह रही थी कि ये करोड़पति लोग हैं, तो फिर इतना छोटा घर कैसे? वर्षा ठंड की वजह से कांप रही थी। अब ममता अपनी सास के साथ अंदर जाती है और ममता उस छोटे से घर का अंडरग्राउंड सीक्रेट दरवाजा खोलती है और कहती है, आओ आओ वर्षा बहू, अंदर आओ। माँ जी इस दरवाजे के अंदर हमारा घर है? हाँ हाँ बेटा आओ, मैं तुम्हें सब बताऊंगी।
अब पहले बाकी लोग घर के अंदर चले जाते हैं, फिर लास्ट में ममता और वर्षा सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। तब वर्षा देखती है कि सीढ़ियों के नीचे उतरकर अंदर एक बहुत आलीशान बंगला, हॉल में शानदार फर्नीचर लगे हुए हैं और आसपास ढेर सारे नौकर वर्षा के स्वागत के लिए फूल और आरती की थाली लेकर खड़े हुए हैं। फिर उसे महसूस होता है कि उसे अंदर ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है। तभी नौकरानी उषा कहती है, आइए आइए बहू रानी, आपका हमारे घर में स्वागत है। ऐसा कहकर उषा वर्षा की आरती उतारती है। तभी वहां पास खड़ी वर्षा की जेठानी निधि कहती है, माँ जी, आपने वर्षा को बता दिया है ना कि हम यहाँ अंडरग्राउंड घर में क्यों रहते हैं? निधि बहू, अभी तो वो आई है, पहले उसे घर तो दिखाने दो, मैं उसे सब बता दूंगी, तुम चिंता मत करो। तभी सुमित मुंह बनाते हुए कहता है, ठीक है माँ, मैं अपने बेडरूम में जा रहा हूँ, वैसे भी मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। ऐसा कहकर सुमित अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है। तब ममता उषा से कहती है, उषा, ममता बहू को जरा हमारा सारा घर तो घुमा दो, वो पहली बार आई है, पहले वो घर घूम ले, तब मैं उसे यहाँ रहने की वजह बताऊंगी। जी मेम साहब, मैं अभी घुमा देती हूँ, चलिए छोटी मेम साहब, मैं आपको घर की सैर करा दूं। उसके बाद घर के बाकी लोग भी अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं। तब उषा वर्षा को घर की सैर कराने ले जाती है। हॉल से निकलकर फिर वो एक बहुत बड़े हॉल में आते हैं। आइए छोटी मालकिन, ये देखिए घर का दूसरा हॉल है, कम से कम ऐसे 10 हॉल हैं इस घर में, यूज तो बस एक ही दो होते हैं, बाकी तो बस खाली ही बड़े रहते हैं। वर्षा अपनी नजर उठाकर चारों तरफ देखती है। हॉल में बड़े बड़े झूमर लगे थे, बहुत शानदार फर्नीचर लगा हुआ था। वो घूम घूम कर हॉल को देख रही थी और अपने मन में सोच रही थी, हे भगवान, इतने बड़े और शानदार हॉल तो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखे। कहाँ मैं एक फुटपाथ पर रहने वाली लड़की महलों की बहू बन गई हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तब उषा कहती है, आइए छोटी मालकिन, अब मैं आपको वार्डरोब रूम दिखाती हूँ। ऐसा कहकर उषा सामने एक बहुत बड़े कमरे में जाती है जहां बहुत सारे स्टैचू लगे हुए थे और उसमें बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस टंगी हुई थी। साथ में वहां बहुत सारे कबर्ड भी बने हुए थे। उषा कबर्ड खोलकर देखती है तो उसमें बहुत महंगे और सुंदर कपड़े रखे हुए थे। ये देखकर वर्षा कहती है, इतना बड़ा स्टैचू रूम और इतने सारे कपड़े, ये कपड़ों का कोई शोरूम है क्या? ये सुनकर उषा हंसने लगती है और कहती है, अरे नहीं छोटी मालकिन, ये कोई शोरूम नहीं, बल्कि ये तो इस घर की औरतों का वार्डरोब रूम है। आइए अब मैं आपको सैंडल रूम और ज्वेलरी रूम भी दिखाती हूँ। क्या कहा आपने? सैंडल रूम और ज्वेलरी रूम? जी, मेकअप रूम और परफ्यूम रूम भी है, एक एक करके मैं आपको सब दिखाती हूँ। उसके बाद उषा उसे बहुत बड़े रूम में ले जाती है जहां पर बहुत सारी जूतियां और सैंडल शोकेस में लगी हुई थी। वर्षा ये सब देखकर हैरान थी। वो चारों तरफ घूम घूम कर सारे जूते और सैंडल्स को देख रही थी। उसके बाद उषा कहती है, चलिए अब मैं आपको ज्वेलरी रूम दिखाती हूँ। अब उषा वर्षा के साथ ज्वेलरी रूम में जाती है जहां सोने चांदी और हीरो की बहुत सारी ज्वेलरी शोकेस में लगी हुई थी। वर्षा घूम घूम कर वो सब कुछ देख रही थी और अपने आप से कह रही थी, इतनी सुंदर ज्वेलरी है यहाँ पर और इतनी सारी, मैंने तो इतनी सारी ज्वेलरी कभी नहीं देखी। वर्षा को सोच में गुम होता देखकर उषा कहती है, चलिए अब मैं आपको मेकअप रूम भी दिखा देती हूँ। अब उषा वर्षा को लेकर मेकअप रूम में जाती है जहां बड़े बड़े आईने लगे हुए थे और बहुत सारा मेकअप रखा हुआ था। वर्षा सभी मेकअप को हाथ से छू छू कर देखने लगती है और वो अपने चारों तरफ बड़े बड़े आईने और ब्रांडेड मेकअप देखकर कहती है, हे भगवान, इतना मेकअप तो किसी मेकअप वाली शॉप पर भी नहीं होगा जितना यहाँ रखा है। मेम साहब, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे तो कई मेकअप रूम है इस अंडरग्राउंड घर में। आइए आपको परफ्यूम रूम में ले चलती हूँ। अब उषा उसे अगले रूम में ले जाती है जहां पर बहुत सारे परफ्यूम लगे हुए थे। ये देखकर वर्षा कहती है, बाप रे, ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर से परफ्यूम लाकर इस रूम में रख दिया गया है। जी छोटी मालकिन, ऐसा ही है, ये अलग अलग ब्रांड के परफ्यूम है जो अलग अलग देशों से मंगाकर यूज करने के लिए यहाँ रखे गए। आइए मैं आपको गाड़ियों का शोरूम दिखाती हूँ। अब उषा से लेकर एक अंडरग्राउंड गैराज में जाती है जहां पर कम से कम 50 गाड़ियां खड़ी हुई थी। उसे दिखाते हुए उषा वर्षा से कहती है, देखिए ये सारी गाड़ियां हमारे मालिक की हैं। जिस गाड़ी को चलाने का मन करता है, मालिक और उनके दोनों बेटे वो गाड़ी लेकर जाते हैं। हे भगवान, लोगों के पास एक गाड़ी नहीं होती और मेरे ससुराल वालों के पास इतनी सारी गाड़ियां हैं। सचमुच मेरे ससुराल वाले तो अरबपति हैं। ऐसे ही और बहुत सारे रूम है, लेकिन अब रात बहुत हो चुकी है, मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी। चलिए बड़ी मालकिन इंतजार करती होंगी, हम चलते हैं। ऐसा कहकर उषा वर्षा को लेकर वापस हॉल में आ जाती है जहां पर राजेश और ममता बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। वर्षा को देखकर राजेश कहता है, बेटा घूम आई तुम घर, कैसा लगा तुम्हें अपना अंडरग्राउंड ससुराल? बहुत सुंदर है पिताजी, किसी सपनों के महल जैसा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि आप लोग यहाँ क्यों रहते हैं? क्या हमारे पास ऊपर कोई घर नहीं है? ऐसी बात नहीं है बेटा, शहर में हमारे 8 घर हैं, लेकिन तुम तो जानती हो कि अमीरों को अंडरवर्ल्ड के लोगों से धमकी मिलती रहती है। तुम्हारे ससुर जी कभी ब्लैक का बिजनेस नहीं करते हैं, इसीलिए अंडरवर्ल्ड वाले उन्हें मार डालना चाहते हैं और इसी वजह से हम यहाँ अंडरग्राउंड हाउस में रहते हैं। इस घर का किसी को पता नहीं। तुम हमारी बहू हो, इसीलिए तुम्हें सब कुछ जानने का अधिकार है। जी माँ जी, मैं समझ सकती हूँ।
मैं भी ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है बेटा, अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। अब वर्षा अपने कमरे में जाती है। कमरे में घुसते ही वर्षा हैरान रह जाती है क्योंकि कमरा बहुत बड़ा और बहुत आलीशान था। वो चारों तरफ आंखें घुमा घुमा कर देखने लगती है। तभी सुमित ये देखकर कहता है, आओ वर्षा, देखो सामने वार्डरूम है, वहां नाइट सूट रखे हैं, तुम चेंज करके सो जाना, मैं बहुत थक गया हूं, मैं सोने जा रहा हूं। अब सुमित लाइट बंद करता है और रजाई ओढ़कर सो जाता है। तब वर्षा अपने मन में कहती है, जिस बात का डर था वही हुआ। लगता है मैं सुमित जी की पसंद नहीं हूं और ये शादी मेरे सास ससुर की मर्जी से हुई है। इसके बाद वार्डरूम खोलकर वर्षा नाइट सूट निकालती है और वॉशरूम में जाती है। तो वो देखती है कि वॉशरूम बहुत बड़ा था। ये देखकर वर्षा बहुत हैरान होती है। फिर वो कपड़े चेंज करके बाहर आती है और सो जाती है। अगली सुबह वर्षा की नींद खुलती है तो वो अपने मन में सोचती है, हे भगवान, आज मेरा ससुराल में पहला दिन है लेकिन मेरे पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी वर्षा की सास वहां आ जाती है और उसके पीछे 4 नौकर हाथों में बड़ी बड़ी थालियां और हैंगर लेकर खड़े होते हैं। वो अपने एक नौकर से कहती है, हरिया, लो इस हैंगर को यहीं रख दो। हरिया अंदर जाता है और हैंगर को बेड पर रख देता है। फिर ममता कहती है, अब इस हैंगर से कपड़ा हटा दो और तुम जाओ। हरिया हैंगर से कपड़ा उठाता है तो वर्षा देखती है कि उस हैंगर में सोने और चांदी की कढ़ाई की हुई बनारसी साड़ियां रखी थी। हरिया वहां से चला जाता है। तब अपने दूसरे नौकर से ममता कहती है, भोला, तुम दूसरी थाली लाकर यहाँ रख दो और उससे कपड़ा हटाकर जाओ। अब भोला दूसरी थाली लेकर अंदर जाता है और वहां रखकर कपड़ा हटाकर चला जाता है। वर्षा देखती है कि उस थाली में सोने और हीरे के गहने रखे हुए थे। कलुआ, अब तुम जाओ और यहाँ थाली रखकर कपड़ा हटाकर जाओ। अब कलुआ तीसरी थाली लेकर वहां जाता है और अंदर रख देता है और कपड़ा हटाकर चला जाता है। वर्षा देखती है कि उसमें बहुत खूबसूरत सैंडल्स रखी हुई थी। अब ममता चौथे नौकर रामू से कहती है, रामू, तुम भी अपनी थाली को यहाँ रख दो और कपड़ा हटाकर जाओ। रामू भी अपनी थाली वहां रख देता है और कपड़ा हटाकर वहां से चला जाता है। वर्षा देखती है कि उसमें मेकअप का बहुत सारा सामान रखा हुआ है। ममता कहती है, बहू, ये सब तुम्हारे लिए, तुम जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। माँ जी, आपने एक फुटपाथ पर रहने वाली लड़की को इतने बड़े घर की बहू बना दिया। मैं तो सिर्फ साल में एक जोड़ी ही कपड़े पहनती थी। ये सब कुछ पहनने के बारे में तो मैंने जीवन में कभी सपने में भी नहीं सोचा था और आपने मुझे इतना सब कुछ दे दिया। ऐसा कहते हुए वर्षा की आंखें भर आती हैं। तभी ममता उसे गले लगा लेती है। बेटा, तुम इन सब की हकदार हो। अब ममता कमरे से जाती है। थोड़ी देर बाद ममता एक मेकअप एक्सपर्ट को उसके कमरे में भेजती है जो उसे तैयार कर देती है। लाल साड़ी पहने और साथ ही सोने के गहने से लदी हुई, अपना सिर ढके हुए वर्षा बाहर आती है जहां हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे। पहली बार सुमित वर्षा को ध्यान से देखता है तो उसकी खूबसूरती देखकर सुमित के होश उड़ जाते हैं और वो मन में कहता है, अरे ये मेरी बीवी है, इतनी खूबसूरत तो सिर्फ परियां होती हैं। यकीन नहीं आ रहा कि ये वही सड़कों पर रहने वाली वर्षा है। वर्षा सभी के बीच में आकर बैठ जाती है। सभी लोग वर्षा की मुंह दिखाई की रस्म करते हैं और अपनी तरफ से उसे गिफ्ट देते हैं। फिर वर्षा कहती है, माँ जी, आज आप लोगों के लिए खाना मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। इस बात पर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब वर्षा रसोई में जाती है और सभी लोगों के लिए अलग अलग तरह का खाना बनाती है और खाना लगाती है। सभी लोग उसके हाथ का खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन जब वर्षा उठती है और हॉल में आती है तो अपनी सास को न देखकर वो उषा से पूछती है, उषा जी, माँ जी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? छोटी मालकिन बड़ी मालकिन के सर में दर्द है तो वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। यह सुनकर उषा जल्दी से ममता के कमरे की तरफ जाती है। फिर वो ममता के पास जाकर कहती है, माँ जी, उषा जी बता रही थी कि आपके सर में दर्द है। रुकिए, मैं आपके सर में तेल लगा देती हूँ और मालिश कर देती हूँ, आपका सर दर्द अभी ठीक हो जाएगा। तभी सामने रखी तेल की शीशी उठाकर वर्षा ममता के सिर में तेल की मालिश करने लगती है। थोड़ी देर बाद ममता का सिर दर्द ठीक हो जाता है तो वो उठकर वर्षा से कहती है, बेटी, मुझे तो तुम्हारे जैसी ही बहू चाहिए थी। माँ जी, आप लेटे रहिए, आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अब वर्षा रसोई में जाती है और ममता के लिए चाय बनाती है। फिर वो चाय लेकर ममता के कमरे में जाती है। सुमित उसे ये सब करते हुए छुप छुप कर देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, वर्षा सचमुच बहुत अच्छी है। माँ ने वर्षा को मेरी दुल्हन बनाने का फैसला करके बहुत सही किया है। वो न सिर्फ सुंदर है बल्कि गुणी भी है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। वर्षा अपनी सास के साथ घर के बाकी सभी लोगों को बहुत ख्याल रखती थी। धीरे धीरे सुमित वर्षा को दिल से पसंद करने लगा था। एक दिन सुमित को जब पबजी खेलते देखकर वर्षा सुमित से कहती है, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ वर्षा, पूछो, क्या बात है? अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके जीवन के कुछ ही दिन आपके पास शेष बचे हैं, तब भी क्या आप इसी तरह पबजी खेलते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती वक्त है। अगर हम वक्त को ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो एक दिन आएगा जब हमारे जीवन का अंत हो जाएगा और हमें इस बात का पछतावा रह जाएगा कि हमने अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं किया। वर्षा की बात से सुमित बहुत प्रभावित होता है और कहता है, तुम सही कह रही हो वर्षा। आज के बाद मैं पबजी भी नहीं खेलूंगा बल्कि पिताजी और भैया के साथ कामकाज में हाथ बटाऊंगा।
उस दिन के बाद सुमित भी सुधर जाता है और बिजनेस में अपने पिता और भाई की मदद करने लगता है। थोड़े दिनों बाद सुमित और वर्षा माधवी और राजू को भी अपने घर ले आते हैं और सभी साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। Sim.